हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पारसी, यहूदी और मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। तो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के एक धर्म जो जोरो ऑस्ट्रेलियन कौन बोला जाता है? पारसी धर्म को बोला जाता है। मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? हमारे से प्रश्न है मुख्य रूप से किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। जोरो ऑस्ट्रेलियन पारसी धर्म को बोला जाता है और पारसियों धर्म का संस्थापक कौन था? जरथुराश था। और पारसी धर्म प्राचीन ईरान का प्राचीन ईरान का प्राचीनतम धर्म में से एक है। चलिए अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए 4 युग्म हैं दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म भिन्न है बताना। अवेस्ता पारसी धर्म का क्या है? धर्म ग्रंथ है। तोरा क्या है? यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। इसी प्रकार मंदिर क्या है? हिंदू का पूजा स्थल है। तो डी अलग हो जाएगा क्योंकि सभी में क्या धर्म ग्रंथ की बात की है, इसमें क्या पूजा स्थल की बात की है। जेद अवेस्ता। अगला प्रश्न है। जेद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ। तो जेद अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ? तो पारसियों का क्या है? धर्म ग्रंथ है। तो सही हो जाएगा पवित्र धर्म ग्रंथ जेद अवेस्ता। पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ जेद अवेस्ता। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी धर्म का पालन करते हैं। और यहूदी लोग हैं जो अब्राहम, इसहाक और जेबक को अपने पितामह मानते हैं और मूसा को मूल पैगंबर मानते हैं। यहूदी मूसा को मूल पैगंबर मानते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो तोरा नामक पवित्र ग्रंथ यहूदी से संबंधित है। इसे तनक भी बोला जाता है या तोरा या तालमुड भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचार को दूर दराज के स्थानों तक भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की दीक्षा द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों ने उनका पुत्र कौन था? तो महेंद्र था और उनकी पुत्री संघमित्रा थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा किस में है? डी सी में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचार के लिए राजदूत भेजा और राजदूत में क्या था? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपना नाम देवनाम प्रिय है। अशोक का नाम क्या था? देवनाम प्रिय। उसका शासनकाल कब से? 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक अशोक का शासनकाल। निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्धन के पिता थे? तो अशोक सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है। डैश ने भारत ने धार्मिकता तथा विजय की नीति विकसित की। तो किसने विकसित की? तो अशोक ने क्या किया? अशोक ने धर्म विजया, धार्मिकता और विजय की नीति को विकसित की। मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक ने धर्म विजया, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कलिंग युद्ध में हुए क्षति और नरसंहार से मन युद्ध से द्रवित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में है आधुनिक डैश पर विजय थी जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो सही होगा ओडिशा युद्ध। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में क्या है? ओडिशा के नाम से विकसित है। सही ऑप्शन होगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है। अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। तो कलिंग युद्ध के बाद क्या कर दिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? तो यह युद्ध ऑप्शन ए हो जाएगा 261 ईस्वी में लड़ा गया। 261 में क्या? कलिंग का युद्ध। 261 में कलिंग का युद्ध याद रखना। और अशोक ने क्या कहता? 13वें शिलालेख में क्या अशोक ने ये वर्णन किया? अशोक ने
हृदय परिवर्तन की बात 13वें शिलालेख में किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो मौर्य सिंहासन में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। सही ऑप्शन होगा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार का शासनकाल कितना? 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहा, और 273 से कौन? अशोक रहा। सम्राट का सिंहासन पर दूसरा शासक बैठा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। वायु पुराण में भद्रसार, बिंदुसार को वायु पुराण में कौन सा किस नाम से जाना जाता है? भद्रसार या वारिसार के नाम से, भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित घाट के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को किसके नाम से? भद्रसार, वारिसार और अमित घाट, ये सभी बिंदुसार का नाम है। भद्रसार, वारिसार और अमित घाट सभी ये क्या है? बिंदुसार का नाम है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस आया था। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? यूनानी राजदूत डायमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया। बौद्ध में तारानाथ ने क्या किया? इसे 16 राज्यों का विजेता बताया। किसे? बिंदुसार को। सम्राट अशोक डैश का पुत्र था। तो किसका था? बिंदुसार। सी ऑप्शन सही होगा बिंदुसार। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहाँ का राजपाल था? तो अवंती का राजपाल था। अशोक अवंती का राजपाल था राजगद्दी पर बैठने से पहले। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सही ऑप्शन होगा बी बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक 269 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा, तब वह अवंती का राजपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। वर्धन कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। सुसीन मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था। सुसीन क्या था? ज्येष्ठ पुत्र था, जो अशोक का सौतेला भाई था। अशोक का सौतेला भाई सुसीन था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पत्थर के संदर्भ और पत्थर के तख्तों पर अपना डैश कितना अभिलेख? तो 14 आदेश उत्कृत करवाकर अपना राज्य के लिए प्रमुख स्थान पर स्थापित किया, ताकि वे तदनुसार आचार कर सकें। कहता कि अशोक मौर्य शासक का सम्राट था, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। 14 शिलालेख का उत्कृष्ट करवाएं, ताकि लोग उनके अनुसार आचरण कर सकें। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। सही ऑप्शन होगा ए। और अगला प्रश्न है, डैश मौर्य सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी में। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी में इन्हें नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके किया था। मौर्य साम्राज्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके? गुप्ता काल या मौर्य काल? तो मौर्य काल हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा बी मौर्य काल। कौटिल्य चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त सम्राट भी कहा जाता है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का महामंत्री थे। और अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 और 298 से उनका पुत्र बिंदुसार बैठा कब तक? 73 तक। और अशोक कब? 269 से शासन संभाला। तो इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का उपयोग तथा इनके काल में इतिहास को जानने के लिए इन ग्रंथों की रचना की थी। इनमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीतिक आदि का विभिन्न
पशुपालनों का विचार किया गया। अगला प्रश्न है, चाणक्य एक अन्य नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन होगा बी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत आने वाले पहले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उनका संबंध किस देश से है? तो मेगास्थनीज भारत आने वाले पहले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक थे, उनका संबंध किस देश से है? तो यूनान से। सही ऑप्शन होगा ए, यूनान से। यूनान राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। यूनान सम्राट सेल्यूकस के राजदूत भारत आए थे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने राज्यकाल में 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी को नियुक्त की थी, जो भूमि की सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारी को डैश कहा जाता था? तो रजसू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रसूल कहा जाता है, रसूक कहा जाता था, रसूक। क्या कहा जाता था? रसूक। क्या याद रखना? रसूक। रज्जुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था। सही ऑप्शन होगा सी। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी नियुक्त की थी, जिसे भूमि का सर्वेक्षण करता था और भू अभिलेख का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इस अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस में नाटक में है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन? विशाखदत्त हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को विशल या कुलहीन बोला गया। चंद्रगुप्त मौर्य को विशल या कुलहीन बोला गया। तो मुद्रा राक्षस में किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य को विशल या कुलीन बोला गया। तो याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य को विशल या कुलहीन बोला गया। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने? शुंग वंश ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना किया था इसी की हत्या करके। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, मौर्य उत्तर काल से कनिष्ठ किस वंश से संबंधित है? कनिष्ठ कुषाणु वंश से संबंधित है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्ठ था। इसने कब 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। इस उपलक्ष्य में एक संवत लागू किया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार इसी संवत को लागू किया हुआ अभी तक। और 77 ईस्वी में शक संवत को आरंभ किया गया था। चौथी बौद्ध संगति कुषाण के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन में कनिष्क द्वारा संपन्न करवाया गया था। कनिष्क की मृत्यु की बात की जाए तो 102 ईस्वी में हो गई थी। कनिष्क की मृत्यु तो 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो याद रखना, कनिष्क डैश का वंश था। तो किसका? कुषाण वंश का था। ऑप्शन होगा बी, कुषाण वंश का था। अगला प्रश्न है, शक युग आरंभ हुआ था। तो शक युग कब आरंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। शक युग कब आरंभ हुआ था? 78। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे, जो कुषाण राजवंश में तीसरे स्थान थे। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर राजा कौन था? तो कनिष्क था। तो कनिष्क ऑप्शन कहाँ है? तो डी ऑप्शन में कनिष्क। सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। 78 ईस्वी से 101 या 102 ईस्वी में 102 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कुषाण वंश के तीसरे शासक थे। क्या था? कुषाण वंश का तीसरे शासक कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर थी, जो अभी पाकिस्तान में। कुषाण वंश का स्थापना कुंजल कन्फ्यूशियस ने किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन? कुंजुल कन्फ्यूशियस ने की थी। कुंजुल कन्फ्यूशियस ने की थी। कुषाण भारत इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला और प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखती है। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। कब किया? तो पहली शताब्दी में क्या किया? कुषाणों ने अपना जो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अधिकार स्थापित किया। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुंडल कन्फ्यूशियस, जिसने पहली शताब्दी में। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में
यानी कि 15 ईस्वी में कुषाणों ने अपने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। कुषाण वंश के स्थापक कुंडल कन्फ्यूशियस था, जो चीन समुदाय से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? चीन समुदाय। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में राजा बना और कनिष्क ने चौथा बौद्ध संगति करवाया था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति संपन्न की गई थी। कौन से कहाँ पर किया गया था? कुंडलवन, कश्मीर में किया गया था। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज किसका? खारवेल के ने लिखा था। किसने लिखा था? कलिंग राज खारवेल। ऑप्शन होगा ए, कलिंग राज खारवेल। उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो हाथी गुफा अभिलेख नाम से प्रसिद्ध है। तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, हाथी गुफा अभिलेख होते हैं। इसे कलिंग राज खारवेल ने उत्कृष्ट करवाया था। यह लेख प्राकृतिक भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है, याद रखना है। तो यहाँ अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो चलिए आज की वीडियो में